तो शायद लाशऊरी तौर पे मैंने पीईसी लिख दी, यही लिख दिया। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस एडजस्टमेंट्स, प्राइस एडजस्टमेंट इज नॉर्मल, और आपके पास अक्सर क्लेम्स आते रहते हैं जनाब प्राइस एडजस्ट करें ऑन वेरियस ग्राउंड्स। आप में से कोई साहब एग्जाम्पल देना चाहें कि प्राइस एडजस्टमेंट के कैसे क्लेम्स आते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। क्या क्या प्राइस है? आप गवर्नमेंट में तो बता दिया था हमें, किन साहब ने बताया था? सर स्टील सीमेंट की प्राइस एडजस्टमेंट। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? क्या कह रहे हैं? सॉरी, आप दोबारा बोले। सर मैं कह रहा था प्राइस एडजस्टमेंट जैसे स्टील सीमेंट हो गया इन और सब आपका आज। लेबर रेट है, जी सर। लेबर रेट की एडजस्टमेंट नहीं देते आप लोग? बिल्कुल देते हैं सर। लेबर रेट है, इन सब चीज़ों की आप प्राइस एडजस्टमेंट होते देते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट होते हैं एक्चुअली। एक जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक जो है वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसका वेरी ऐसा होता है या नहीं होता है? आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि फिक्स पार्ट। फिक्स पोर्शन होता है और सर वेरिएबल पोर्शंस। क्या फ़र्क है दोनों में? सर फिक्स पोर्शन जो क्लाइंट जो भी है वो पहले से फिक्स कर देता है। वेरिएबल पोर्शन जो हम लोग तरह तरह के आइटम्स को फिक्स करते हैं, जैसे 0.6 डाल दिया, 0.26 डाल दिया स्टील में, 0.13 डाल दिया सीमेंट में, इस तरह के वेरिएबल पोर्शन जो टोटल मिला के 100 करना पड़ता है, यानी 1। टोटल में आगे वन होना चाहिए, यस, वेरी गुड। ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट? यू आर इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो नो सर, हमारे प्राइवेट प्राइवेट में प्राइवेट मतलब में, सर गवर्नमेंट से वास्ता पड़ता रहता है ना, इस तरह अच्छा, से। प्राइवेट में जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के कोयटा के हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया था कि वो प्राइस एडजस्टमेंट देते ही नहीं है, तो उन्होंने तो ये कहानी ही ख़त्म कर दी कि प्राइस एडजस्टमेंट है ही नहीं। चलें ठीक है जनाब, वो प्राइस एडजस्टमेंट नहीं देते, उनके अपने सर्कमस्टांसेस हैं। अच्छा, ये जो प्राइस एडजस्टमेंट है, ये मैंने आप लोगों को जो जिस चीज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीईसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट है। ये आप लोगों को मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है 22-23 सफ़ों का, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2022 का है। और मेरे पास है, फर्स्ट मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। PGDPCL बैच 4। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर प्राइस एडजस्टमेंट, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। और दूसरे जो है वो PGDPCL 3 के हैं, राइट? जी सर। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का प्राइस स्टैंडर्ड
प्रोसीजर फॉर प्राइस एडजस्टमेंट है। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैंने आपको दोनों ग्रुप को दे दिया है। प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, दिस विल कम इन एग्जाम। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जनाब प्राइस एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो ये कहा है कि अगर ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिले है और ओरिजिनल शेड्यूल कंप्लीशन को वो नहीं कर रहा है तो प्राइस एडजस्टमेंट फ्रोज़न रहेगा ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक। यानी जो ओरिजिनल शेड्यूल है उसके मुताबिक तो आप प्राइस एडजस्टमेंट दे देंगे, उसके अलावा कोई और प्राइस एडजस्टमेंट नहीं देंगे। लेकिन जो जिस डेट को उसने डिले किया है उसके बाद से वो सही शेड्यूल कर रहा है तो वो प्राइस एडजस्टमेंट एप्लीकेबल रहेगा एक्चुअल कंप्लीशन तक। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कंप्यूटिंग के दौरान शेड्यूल कंप्लीशन पीरियड के दौरान अगर बियॉन्ड द शेड्यूल्ड कंप्लीशन पीरियड चला जाता है और रेट रिड्यूस हो जाता है तो रिड्यूस रेट विल बी अप्लाई। गॉट इट? सर ये एक सवाल है, ये बताइएगा कि अगर एक्सटेंशन पेनल्टी के साथ दे दिया जाए तो मींस कि ये कॉन्ट्रैक्टर के फॉल्ट पे हो गया? जी बिल्कुल, एक्सटेंशन अगर आप पेनल्टी के साथ दी है तो आपने तो कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी लगाई है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर जो है शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहा है, शेड्यूल से पीछे है। तो आपको पेनल्टी लगा के आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। जब आप पेनल्टी लगा के एक्सटेंशन देते हैं तो प्राइस एडजस्टमेंट जितने पीरियड के लिए उसने काम किया है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जस्ट बिकॉज वो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये भी एक पेनल्टी है। और अगर आप कंप्यूट कर, जी इज इट क्लियर? जी सर जी। और अगर आप प्राइस एडजस्टमेंट कंप्यूट कर रहे हैं और रेट रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस रेट भी अप्लाई होगा, तो आप रिड्यूस करके रेट देंगे। तो प्राइस एडजस्टमेंट दोनों सूरतों में हो सकता है। सर अगर आपने, जी जी, इसकी कोई लिमिट है कि मतलब कितने परसेंट तक हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की दे सकते हैं? देखिए प्राइस एडजस्टमेंट के लिए तो आपने एक फॉर्मूला दिया है, उसको एक बेसिस दिया है। अब स्टील की प्राइसेस 3 टाइम्स हो गई और अगर आपने दिया है कि जनाब जो स्टील की प्राइसेस जिस हिसाब से हो गया उस हिसाब से पे करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और पूरे पीईसी के प्रोसीजर में भी कोई लिमिट नहीं है। और वो बात कर रहा है फार्मूले, पीईसी का जो फार्मूला जो प्रोसीजर बात कर रहा है वो कह रहा है आप फार्मूले के हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट देंगे। और उन्होंने अनेक्स में फार्मूला भी दे दिया है कि आप फार्मूले से, और आप लोग फार्मूले से कैलकुलेट करते भी हैं तो इसकी लिमिट कोई नहीं है। और अगर कोई लिमिट है तो आप बताइए, लेकिन वैसे कोई लिमिट नहीं है। पीसी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर में कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, प्राइस एडजस्टमेंट आप उस सूरत में फुल पे करेंगे जब कॉन्ट्रैक्टर का कोई फॉल्ट नहीं है और एक्सटेंशन ऑफ टाइम हुआ है। क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपको के एम्प्लॉयर की वजह से भी हो सकता है, किसी अनफोर्सीन रीज़न की वजह से भी हो सकता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का कोई कसूर नहीं है। तो अगर ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कोई फॉल्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का तो फिर सारा का सारा प्राइस एडजस्टमेंट देंगे आप, शुरू से लेकर के आखिर तक जितना भी अप्लाई हो रहा है सारा प्राइस एडजस्टमेंट देंगे आप। और इसमें और सर अगर बीच में जी, सर अगर एक टाइम एक्सटेंशन दे दी और वो पेनल्टी मतलब पहली टाइम एक्सटेंशन पेनल्टी के बगैर हो गई और दूसरी टाइम एक्सटेंशन वो पेनल्टी के साथ हो गई और फिर अब तीसरी जो आप है उसको वो प्राइस बगैर, एडजस्टमेंट नहीं देंगे। अच्छा आप अगर पेनल्टी के तीसरी साथ हुई है तो आप प्राइस एडजस्टमेंट नहीं देंगे। मतलब पहली वाली टाइम एक्सटेंशन का जो पीरियड था उस तक देंगे। एक जी, तो पहले इसमें वाला ओरिजिनल कंप्लीशन पीरियड है, ओरिजिनल उसमें कंप्लीशन पीरियड खत्म होके एक्सटेंशन दे दी, ठीक वो है। फर्दर 6 मंथ की एक्सटेंशन हो गई। अब 6 मंथ की एक्सटेंशन के बाद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और पेनल्टी लग के एक्सटेंशन दे दी, तो मतलब ये 12 और 6 जो 18 महीनों का है उस पीरियड का हम एस्केलेशन देंगे। नहीं, पहले जो पीरियड था जिसमें उसने काम सही किया है और पेनल्टी नहीं लगी है उसकी आप प्राइस एडजस्टमेंट देंगे। बाद के पीरियड के जब उसने पेनल्टी लग करके फिर उसने काम शुरू किया है उसमें लिखा हुआ है कि प्राइस एडजस्टमेंट विल बी फ्रोजन।
फ्रीज कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा प्राइस एडजस्टमेंट उसको। ठीक है सर। ठीक है, सर मुनीर साहब को ज्वाइन कर दे, वो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा थैंक यू। अच्छा यार, दूसरा जो पॉइंट वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, तो जाहिर है जब एम्प्लॉयर ने कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, अपनी तरफ से प्रोवाइड की है या फिक्स प्राइस पे प्रोवाइड की है, तो उसके ऊपर तो प्राइस एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एम्प्लॉयर की तरफ से कोई चीज़ अगर सप्लाई की गई है, चाहे फ्री सप्लाई की गई है या चाहे फिक्स प्राइस पे सप्लाई की गई है, उसके ऊपर कोई भी प्राइस एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं होगी। हाँ, वो भी एलिमेंट जो कि उन्होंने एक्सग्रेशिया प्रोवाइड कर दी है। एक्सग्रेशिया का मतलब होता है कि आपके साथ हमदर्दी में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, या एस्केलेशन का कवर देने के लिए प्रोवाइड कर दिया है कि जनाब एस्केलेशन तो हुई है, लेकिन उसको कवर करने के लिए आपको प्राइस एडजस्टमेंट तो नहीं दे रहे, आपको कोई और चीज़ एक्सग्रेशिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डीजल जनरेटर प्रोवाइड कर दिया, क्रेन प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसी सूरत में ये सब चीज़ें चूँकि एम्प्लॉयर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है या फिक्स प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है या एक्सग्रेशिया प्रोवाइड कर रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर कोई भी प्राइस एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं होगी और इसके ऊपर एसआरओ मौजूद है। अच्छा, ये तमाम एप्लीकेबल होगा, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर प्राइस एडजस्टमेंट अप्लाई होगा। अगर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा कि जनाब आइटम का रेट बढ़ गया है, वो जो आपने एडजस्टमेंट का फार्मूला लगाया है उसके हिसाब से अप्लाई होगा। और एडजस्टमेंट का फार्मूला नहीं लगाया है तो पीईसी आपको उसकी गाइडलाइन देता है कि कैसे होगा। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मुश्किल होते हैं कि उसमें आप पूरा काम एक फिक्स प्राइस पे दे देते हैं। अब उस लंप सम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ एस्केलेट होती है, कोई चीज़ एस्केलेट नहीं होती है। मिसाल के तौर पर लेबर रेट एस्केलेट नहीं हुआ, लेकिन स्टील की कॉस्ट एस्केलेट हो गई। अब लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग करना कि इसमें स्टील की कॉस्ट कितनी है और लेबर की कॉस्ट कितनी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी ये प्रोसीजर इंक्लूडेड है और लमसम कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि पीईसी आपको क्या मेथड बता रहे हैं, अभी आ जाएगा। और उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत कॉमन है कि आप जितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते चले जाते हैं उतने परसेंट के ऊपर आपको पेमेंट मिलती चली जाती है। तो इसके ऊपर भी पीईसी का ये प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर अप्लाई है, यानी तीनों सूरतों में अप्लाई है कि आइटम रेट के लिहाज से अप्लाई सप्लाई कर रहा है सप्लायर, लमसम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है या परसेंटेज ऑफ शेड्यूल पे पेमेंट मिल रही है, तीनों सूरतों में ये पीईसी का प्रोसीजर एप्लीकेबल है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है सिर्फ लोकल करेंसी के अंदर में, फॉरेन करेंसी के अंदर जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो इस डॉक्यूमेंट के परव्यू में ही नहीं, ठीक है। तो जो इसलिए आप जितना भी काम करते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग क्या करते हैं कि लोकल करेंसी में काम देते हैं, आप फॉरेन करेंसी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी में अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तो वो पीईसी उसके बारे में कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता। कौन है भाई? ये क्या लगा दिए है गुलाम जसीकीर साहब ने, ये सर प्राइस इंडेक्सेस हैं, रेट्स वगैरह जो हम ये चले, गुड गुड शेयरिंग। सर जरा ऊपर जाए, मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, डॉक्यूमेंट ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया उसके साथ, देखता हूँ मैं। अच्छा, ये इन्होंने ये अभी जून का रेट है, राइट। आप अगर इसके ऊपर प्राइस एस्केलेशन अप्लाई करना होगा तो इस रेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। और पीईसी इसमें भी गाइडलाइन देता है, वो आगे लिखा हुआ है
कि वो जो रेट्स हैं वो 28 डेज जब जिस दिन क्लेम किया होगा उसके 28 डेज प्रायर के रेट अप्लाई होंगे, राइट? जी सर, जो बेस प्राइस होगा। जी बिल्कुल, तो 28 डेज प्रायर के रेट अप्लाई होंगे, नहीं वो ऐसा ही है ना? नहीं सर, दो चीजें हैं इसमें। बेस वो होगा जी। जो आपने बिड सबमिट जब की है उससे 28 डेज जो रेट होंगे वो, और जब वर्क डन कर रहे हैं तो फिर वर्क डन वाला जो महीना है आपका उससे 28 डेज बिफोर, इस तरह। एग्जैक्टली, जी जी, तो 28 डेज प्रायर है, ऐसा ही है ना? जी जी सर। जी बिल्कुल सर। जी। सर एक चीज़ पूछनी थी जी जी पूछें। सर, ये जैसे पीसी ने तो अभी नया एक डॉक्यूमेंट दिया है प्राइस एडजस्टमेंट का मई 2022 में। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी क्योंकि इन्फ्लेशन तो ज़्यादा होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने साइन हुए हुए हों किसी इदारे के साथ जैसे 2020 में 2021 में, तो उसमें कौन सा प्राइस एडजस्टमेंट होगा, जो पीसी ने नया वाला दिया या पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है? देखिए पीईसी का जो ये वाला जो है ना, कोई भी लॉ जब तक उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो अपने से पिछले पीरियड पे अप्लाई नहीं हो सकता। लॉ का एक जनरल रूल है, तो पिछले इसके ऊपर जितने भी जिस डेट को ये इश्यू हुआ है उस डेट से ये इन इफेक्ट है, तो उससे पिछले वाले पे पुराना लॉ अप्लाई होगा। ओके, अच्छा ये ठीक क्या है है जनाब, ये आपने मोहम्मद इमरान साहब ने जो ये शेयर किया, जरा बताइए क्या है ये फिजिकल सर फेजिंग ये ऑफ हमारे केपी का मैनुअल फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक मैनुअल है। जब हम PC1 बनाते हैं तो उसकी प्रोसीजर्स हमें बताता है कि जी आपने मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड कर देना है। ये वाला जो है ये प्राइसेस के इंक्रीज और डिक्रीज यानी एस्केलेशन के हवाले से एक गाइडेंस है। तो इसमें बताया गया है कि जी पहले 12 मंथ्स तो आपने एस्केलेशन नहीं देनी, वो 0% उन्होंने हमें बता दिया है। ओके, तो 12 उसके मंथ बाद आप के 6.5% बाद दे सकते हैं। जी अनस्पेंट अमाउंट का। ये तो बहुत कम है भाई, इन्फ्लेशन तो उसके इससे बाद ज्यादा है। तो ये सर अभी रिसेंटली 2022 में हमारा ये अप्रूव हुआ है। नहीं मगर ये जो अप्रूव किया हुआ है तो उसकी लॉजिक क्या है भाई, थोड़ा सा बताओ ना, हमें भी, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो। आप 6.5% का एस्केलेशन दे रहे हैं, पहले साल दे भी नहीं रहे, दूसरे साल दे रहे हैं आप एस्केलेशन, तो वो भी 6.5% का, तो ये तो कम है। तो सर ये अभी अप्रूव किया गया है ये डॉक्यूमेंट, इस पे हमने PC1 बनाने। मेरे पास एक केस आया था, उसमें एस्केलेशन की कास्ट बढ़ रही थी जो PC1 की प्रोविजन है, हाँ तो उसके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा, तो तब मुझे ज़रा से इस पे गाइडेंस चाहिए थी। मैं पूछ रहा था, मैं शायद आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो इसका जी कि जी, ये इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से देते हैं। ये आपने किया हुआ है, लेकिन आप पीईसी का रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तो पीईसी का रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पीईसी का रूल प्रायोरिटी रखेगा इसके ऊपर। तो आपका सप्लायर क्लेम कर सकता है कि भाई आप मुझे पीईसी के रूल के हिसाब से एडजस्टमेंट दें। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं पीईसी का रूल, दैट इज नॉट रूल, दैट इज गाइडलाइन टू प्रिपेयर द आप डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट में आप प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह बना सकते हैं या किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये गाइडलाइन है, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये गाइडलाइन है। आप इसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसमें से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये एज इट ओके गुड, इज इंस्ट्रक्शन नहीं है। और फिर दूसरा ठीक है। वो जो इमरान साहब ने बात की है, मुझे ये लग रहा है कि ये सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन इस तरह कि आपका 4 साल का प्रोजेक्ट है और आप PC1 बना रहे हैं, तो आप उसमें कितनी इन्फ्लेशन अपने तौर पे फोरकास्ट करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये गाइडलाइन मुझे लगता है जो 6.5% समथिंग है ये उसके हवाले से होगी, क्योंकि वरना तो इतनी तो नहीं है। 10 से 15% तो नॉर्मली हमारा स्टैटिकल बुलेटिन कहता है कि इन्फ्लेशन आई हुई है, हर साल कहता है। जी जी, ओके ठीक है, तो ये गाइडलाइंस इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन, और अगर आप चाहें तो उसको
वो भी कर सकते हैं, ओवररूल भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में 1 मिनट अजान हो रही है, अजान हो रही है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है लोकल करेंसी के ऊपर, यानी पाक रुपीस के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है डॉलर के ऊपर। ज़ुएब का माइक खुला हुआ है। जी ज़ुएब साहब, अपना माइक बंद कर दीजिए। वो आइटम जो कि इम्पोर्टेड है, प्लांट या इक्विपमेंट या मटेरियल, और वो लोकल करेंसी पे कोट किया गया है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोकल करेंसी में कोट कीजिए, लेकिन उसके ऊपर एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है। तो वो एक्सचेंज रेट उसका फिक्स किया जाएगा जिस दिन टेंडर ओपनिंग है, उससे 28 दिन पहले का जो एक्सचेंज रेट है वो एप्लीकेबल होगा। और अगर चेंज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट जो इस्टेब्लिश करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उस एलसी के मुताबिक चेंज होगा। क्या मतलब? एलसी के ऊपर जब उसने ओपन किए इंपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट बना लिया एलसी का, तो जब जिस ज़माने में जब टेंडर ओपनिंग हुई है उस वक्त डॉलर का रेट लिया गया 220 रुपये। जब एलसी ओपन किया गया 240 रुपये। तो अब ये 20 रुपये का एस्केलेशन आप उसको देंगे। अच्छा, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं आपके यहाँ जो स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं, स्पेसिफाइड आइटम्स होते हैं, और जिनका इम्पैक्ट 3% से ज़्यादा हो, उसकी बात कर रहा है। 3% से कम जिसका इम्पैक्ट होता है उसके अंदर आमतौर पे आप प्राइस एस्केलेशन नहीं देते। अच्छा, आप वेटेज कैसे करेंगे? स्पेसिफाइड आइटम, हर आइटम का आप वेटेज कैलकुलेट करेंगे कि इस आइटम का वेटेज कितना है। जिस आइटम का वेटेज 3% से कम होगा उसको आप छोड़ देंगे। अच्छा, बेस्ड डेट प्राइस क्लियर करेंगे आप मार्केट रेट के ऊपर, और उसके अंदर से लेकिन कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ओवरहेड्स और प्रॉफिट्स ये माइनस कर देंगे। तो कंपोनेंट का बेस रेट आप लेंगे मार्केट रेट के ऊपर, और इंजीनियर ने जो एस्टिमेट दिया हुआ है वही एस्टिमेट पूरे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होगा। और जो रेट इंजीनियर ने दिया है वही अप्लाई होगा कॉस्ट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे अभी एक रेट आपने दे यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे। सर ओवरहेड एंड प्रॉफिट कितना रखेंगे? देखिए, ओवरहेड और प्रॉफिट जो आप रखते हैं ना, ये आप डिफाइन कर सकते हैं अपने वेंडर के साथ कि जनाब ठीक है, आप टोटल कॉस्ट इतनी हो जो है वो हम कवर करेंगे, वी विल प्रोवाइड यू टोटल कॉस्ट। उस कॉस्ट के ऊपर 10% आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कैप लगाया है उसके ऊपर,
तो दैट आई डोंट नो। या आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कोई कैप लगाया हुआ है कि आप अपने जो वेंडर है उसको 15% प्रॉफिट देंगे या 10% प्रॉफिट देंगे, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये वाला रूल नहीं पता, लेकिन जनरली जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है वो आप कैप लगा सकते हैं कि जो टोटल काम है उसका 15% आपको प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा, 10% प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा, ये आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 15% प्रॉफिट लिखते हैं और 15% ही ओवरहेड रखते हैं, तो अगर मैं वो निकाल दूं बाकी बचेगा 70% जो बाकी कॉस्ट बचेगी, तो पीईसी का ये गाइडलाइन तो कहती है कि 75% तक जाना है, तो फिर मैं किस तरह जाऊंगा? देखिए, तो बेस डेट प्राइस अलोन ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड ऑन मार्केट रेट शैल बी कंसीडर्ड, वो तो प्राइस एडजस्टमेंट के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी आप जो बात कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स मैंने मैनेज किए हैं उसमें तो हम जो कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट देते थे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स थे, हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे 1% देते थे उसको, तो जनाब ठीक है पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी होगी जिसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ओवरहेड भी इंक्लूडेड है, और ये भी इंक्लूडेड है, क्या नाम है, मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, उसके ऊपर ओवर एंड अबव आपको 15% प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसको हम सर्विसेज कॉस्ट का नाम दे देते हैं कि सर्विसेज चार्जेस आपको दे देंगे। गवर्नमेंट में इससे प्रोसीजर डिफरेंट है, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी टोटल वैल्यू है 100 मिसाल, उसमें 30% जो है वो जो कहते हैं ओवरहेड एंड प्रॉफिट, 70% है वो जो लेबर और मटेरियल की कॉस्ट। देखिए, ओवरहेड एक अलग चीज है और प्रॉफिट एक अलग चीज है। आप दोनों में से ओवरहेड कहते हैं, जो हम कहते हैं अकाउंटिंग के टर्म में ओवरहेड, और जिसको हम यूज भी करते हैं प्रोजेक्ट में ओवरहेड के तौर पे, ओवरहेड वो वाली कॉस्ट होती है जो कॉन्ट्रैक्टर इनकर करता है, लेकिन उसको हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर इवनली डिवाइड नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम लमसम चार्जेस के तौर पे ले सकते हैं। जैसे उसका डिज़ाइनर काम कर रहा है, अब डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइनर के काम के वो हमें चार्ज कर रहा है फॉर एग्जांपल 50 घंटे, तो हम 50 घंटे की कॉस्ट को ओवरहेड में ले लेंगे और हम उसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। वजह उसकी है कि उसका डिज़ाइनर सिर्फ एक हमारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, बल्कि और कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट को स्पेसिफिकली डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो सप्लायर हमें बताता है जनाब आपके प्रोजेक्ट्स में वो 50 घंटे काम करेगा, तो ऐसी चीज़ें जिसको कि आप स्पेसिफिकली नहीं डिफाइन कर सकते वो ओवरहेड में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर क्रेन यूज़ कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर रहा है, उनके प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर रहा है, उसको तो बहरहाल आप पर आवर के हिसाब से कर सकते हैं, तो उसको आप ओवरहेड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ओवरहेड ऐसे डिफाइन करते हैं, और प्रॉफिट उससे अलग चीज़ है, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और बाकी जो टोटल कॉस्ट होती है जिनको आप अलग-अलग नहीं कर सकते, उसको एक जगह पे ले लेते हैं, हम ओवरहेड ले लेते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह भी डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि ओवरहेड पूरे प्रोजेक्ट का 30% होगा, और उसके अंदर सारे ओवरहेड शामिल हैं, उसमें यूटिलिटी बिल्स भी शामिल है, वाटर भी शामिल है, डिज़ाइन भी शामिल है, सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। अगर आप उससे डिफरेंटली डिफाइन करते हैं तो बता दीजिए। दिस इज ओवरहेड। अब प्रॉफिट क्या है कि लेबर, मटेरियल, ओवरहेड ये सब मिला करके 100 रुपीज़ हो गया। अब 100 रुपीज़ के ऊपर मैंने कहा कि 15 रुपीज़ आपको प्रॉफिट देंगे, ये उसका प्रॉफिट हो गया। मैं समय इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर एस्टीमेट या इस तरह लेवल से जानना चाह रहा था कि जब हम एस्टीमेट बनाते हैं तो फिर तो हम फोर्सी करते हैं ना कि इतने ओवरहेड्स लगेंगे किसी के भी, और इतना प्रॉफिट मार्जिन वो रखेगा और इतना मटेरियल कॉस्ट होगी। तो उस हवाले से कह रहा था कि क्योंकि पीसी जो हमें फ्लेक्सिबल पोर्शन दे रहा है वो इस गाइडलाइन में अप टू 75% दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा। दैट मीन्स वो 25% को लॉक कर रहा है, जो मेरे हिसाब से 25% अगर हम ओवरहेड एंड प्रॉफिट को ले लें तो क्योंकि नहीं, 25% ओवरहेड एंड प्रॉफिट नहीं है, 25% आपका फिक्स्ड आइटम्स है, ठीक है। 25% जो है वो ये रहा। सर ये थोड़ा मिक्स नहीं कर रहे चीज़ों को। आई थिंक वो जो गजनफर साहब बात कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट है।
हम तो फिक्स पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये जी एडजस्टेबल जी, एंड नॉन एडजस्टेबल पोर्शन की बात हो रही है। वो तो अब वही तो मैं इनसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब फिक्स पोर्शन ये है। फिक्स पोर्शन जो है वो आपके प्रोजेक्ट का फिक्स पोर्शन ये भी हो सकता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई इक्विपमेंट सप्लाई करना है, वो फिक्स पोर्शन है। सर इसकी एक एग्जांपल दे दूं अगर आप अलाउ करें। जी प्लीज। सर मोस्टली जो हमारे फिक्स पोर्शंस होते हैं उस पे हम ना ये कहता भी है कि नॉन एडजस्टेबल है। होता ही है कि हम अपने सिविल वर्क्स को मोस्टली एडजस्टेबल में लेके जाते हैं। आपकी सही बात कॉन्ट्रैक्ट है। की 2 से बीओक्यू की आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि सारे सिविल वर्क्स होते हैं, ठीक है। और उसमें कई ऐसी आइटम्स आती है जिसमें प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट लाना है, उसको हम ना इसमें ऐड नहीं करते, वो आपके फिक्स वो पोर्शन में फिक्स है। चला जाता है। जी तो मैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली। जी, कोई इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जो इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो एक कैपिटल आइटम है, तो वो फिक्स पोर्शन कहलाता है। और यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्यों इसको वो कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये मुझे ये बात को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आया कि रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है। बास प्रोजेक्ट के अंदर फिक्स पोर्शन बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई आईटी सेंटर बना रहे हैं, तो आईटी सेंटर की को तो जो वो वाला पोर्शन होगा, जो कंस्ट्रक्शन वाला होगा, वो हो सकता है बहुत कम हो, और उसका सॉफ्टवेयर ही करोड़ों रुपए का हो, तो और या उसका हार्डवेयर ही करोड़ों रुपए का हो, तो वो तो आप फिर फिक्स पोर्शन को 25% पे ला रहे हैं। तो ये पीसी कर रहा है, तो उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फिक्स पोर्शन की रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उस प्रोजेक्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है पीईसी का मकसद भी यही है कि आप फिक्स पोर्शन को अलग ही रखें, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रेट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसी मकसद के लिए उन्होंने इसको रखा हुआ है, वरना तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि फिक्स पोर्शन को, लेकिन उन्होंने फॉर्मूले में दिया हुआ है अगर 25% से ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे। Sir, can I add जी something? जी प्लीज़। सजा शाह सर। सर एक्चुअली जब हम लोग एनएचए का सीएसआर है ना सर, जैसे जी गुलाम दस्तगीर साहब जो बात कर रहे हैं, उसमें सीएसआर जो होता है ना सर, उसमें रेट एनालिसिस होता है, उसमें मटेरियल कॉस्ट ली जाती है यूनिट प्राइस के लिए, मटेरियल कॉस्ट ली जाती है, लेबर कॉस्ट ली जाती है, मशीन कॉस्ट ली जाती है, फिर उसके ऊपर ओवरहेड एंड प्रॉफिट कॉस्ट भी ऐड की जाती है, फिर उसकी 100% उस आइटम की कॉस्ट बनती है, सीएसआर आइटम जो होता है। रिपीट कीजिए ज़रा। सर हमारे एनएचए का सीएसआर जो है ना, कंपोजिट स्केड्यूल जो है रेट्स का, उसमें कोई भी मिसाल के तौर पे कोई एक्सकवेशन है, पर यूनिट पर क्यूबिक मीटर उसकी कॉस्ट है, एक्सकवेशन की कोई भी रॉक मटेरियल है, कुछ भी है, तो उसका सर उसमें उसमें मटेरियल कॉस्ट आती है, उसमें अगर लेबर कॉस्ट आती है, मशीन कॉस्ट आती है, और ओवर एंड प्रॉफिट कॉस्ट मिला के ये 100% पूरा बनता है। ठीक है, अच्छा आप ऐसे बनाते हैं। वो 20%, 25% जो वो बताना चाह रहे हैं काका, आई थिंक ये वो बताना चाह रहे हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द आइटम जो है ना, उसमें वो 20% या 25% ओवरहेड एंड प्रॉफिट जो होता है ना, वो उसमें शामिल होता है। ओके, अब ये देखिए, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम काम किया और प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो नहीं किया है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओवरहेड जो है बेसिकली एक कॉस्ट होता है, उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप लोग ओवरहेड के अंदर तो इस प्रॉफिट भी ओवरहेड इंक्लूड कर, इस जैसे मुझे ओवरहेड के आपकी अंदर बात से से लग टैक्स रहा भी है। शामिल है। बिल्कुल सर, हाँ सर, टैक्स इसमें शामिल टैक्स है भी इसमें। शामिल है। चले टैक्स शामिल है तो टैक्स तो कॉस्ट है, लेकिन अगर जी, आप प्रॉफिट टैक्स भी शामिल कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ है। ठीक है, ये सर नॉर्मल पूरा आइटम जो बनता है सर इंक्लूसिव टैक्स है। बनाने के लिए कि उसका फाइनल रेट क्या होगा, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आई थिंक मैं तो गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट के साथ दोनों के साथ काम कर रहा हूँ इस वक्त, उसमें दोनों में ये टर्म इस्तेमाल होते हैं। इवन प्राइवेट में तो हम वी गो अप टू 42%, वो तो कहते हैं कंटीजेंसी 5% भी ऐड कर दो और टैक्स ऐड करके 42% पे ले जाओ। तो ये तो जिसमें दोनों उसका प्रॉफिट भी शामिल है, राइट। ही बिल्कुल ठीक है, ये प्रैक्टिस है तो आई एक्सेप्ट एज इट इज, लेकिन वो जो हमारा कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। सर मैं हाँ मैं आपके साथ रेट एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, आप देख लें जरा। जी ठीक है, सर हम तो टॉपिक उसके से अंदर हम प्रॉफिट को सर अलग कैलकुलेट करते हैं। सर टॉपिक से हम डिट्रैक हो जाएंगे। बस एक चीज ऐड कर दूंगा, आप जरा कंटिन्यू कर, बिकॉज
हम जो डिस्कशन कर रहे हैं 2 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हम प्राइस एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो उसने इमरान बात करेगा, और जो बाकी बात कर रहे हैं वो रेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। रेट सही बात। एनालिसिस में हमने अपना बेस रेट निकालना होता है कॉन्ट्रैक्टर ने, उसके ऊपर जितने ओवरहेड होते हैं वो 25%, 28%, 42%, जितना भी क्लाइंट एग्री कर जाए वो उसमें ऐड कर देता है। आपका अप्रूव रेट बेस रेट होता है, उसके ऊपर आपने टैक्सेस प्लस प्रॉफिट पर ओवरहेड सारे ऐड करने होते हैं। इसको सम करके जितनी वैल्यू बनती है, वो चाहे 40 पे एग्री करवा रहे हैं क्लाइंट को, चाहे 45 पे करवा रहे हैं, ये मोस्टली वेरिएशन ऑर्डर्स में हमारा जो डिस्कशंस होती है वो बेस रेट के बाद होती है कॉन्ट्रैक्टर के, कि आपने प्रॉफिट कितना ऐड किया, आपने ओवरहेड कितने किए, ऑपरेशन का कंटिजेंसीज, तो एक ओके सेपरेट ओके, डिस्कशन है। तो ये सही मैं है, वो आपकी ये प्रैक्टिस है, तो ठीक है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि आप वो सब ऐड करके एक दे देते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी शामिल होता है, विच इज परफेक्टली ओके, सही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, और ना इसके ऊपर इतनी लंबी डिस्कशन होनी चाहिए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स के स्टील यूज हो रहे हैं, उसका रेट आप कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रेड 40 का भी यूज हो रहा है, ग्रेड 60 का भी स्टील यूज हो रहा है, तो आप अलग अलग रेट डिफाइन करते हैं या आप सिर्फ ये कहते हैं जनाब स्टील का रेट ये है? नहीं सर, अलग 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 डिफाइन अलग होता है, मेंशन होता है, 60 वाइज का अलग होता है, डिफरेंट है 40 सर। का अलग। ग्रेड आप वाइज स्क्रीन अलग शेयर अलग कर दें होता सर है। प्लीज, सर स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा ठीक, स्टील जब ये मैं इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होता है तो ये हो जाता है। अलग बात है कि सर पीईसी सिर्फ एक ही रेट देता है, जो स्टैटिकल बुलेटिन भी एक ही रेट देता है आयरन बार का, प्लेन बार 4 इंच और फिर 4/8 इंच की देता है। अगर ऐसा है, अगर ऐसी सूरत हाल है, तो फिर आप ये करेंगे कि आप जब प्राइस एस्केलेशन देंगे तो कंपोजिट रेट में प्राइस एस्केलेशन देंगे, ठीक है? अगर आपने शेड्यूल जो दिया है उसके अंदर स्टील का एक ही रेट दिया है, लेकिन आप डिफरेंट ग्रेड के स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो आप वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपको गाइडलाइन दे रहा है, ओके? यार ये नेट प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। जी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपसे शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह, जरा लेट मी वर्क ऑन इट, आई शेयर दिस। अच्छा एक चीज़ पहले मैं लॉग इन तो हो जाऊँ।
तो अगर आपके पास एक ही आइटम के वेरियस टाइप्स हैं, तो उन वेरियस टाइप्स के प्राइस एडजस्टमेंट देने के लिए आप वेटेड एवरेज यूज करते हैं। लेकिन सर नॉर्मली हम लोग ना जो मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये बिल्कुल उसका वेटेज निकाल के फिर टेंडर डॉक्यूमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में ये प्राइस एडजस्टमेंट बनाते हैं। नॉर्मली वो थंब रूल से अलाउ कर देते हैं इतना इतना परसेंट, उसका उस कॉन्ट्रैक्ट के वेटेज से ताल्लुक नहीं होता। नॉर्मली इस तरह होता है, तो ऐसे सिनेरियोज में क्या करना चाहिए? तो नहीं, आप वेटेड एवरेज यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर अलग अलग जितना कंपोनेंट है आप वो कैलकुलेट करें। ग्रेड 40 का इतना स्टील यूज हुआ है और फिर उस हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट दें। ग्रेड 60 का इतना स्टील यूज हुआ है, आप उस हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट दें। उसका आसान तरीका है, उसका सिमिलर तरीका है, दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा। आप वेटेड एवरेज कर लें। यानी मैं असल में रेफरेंस कर रहा हूँ, एक हमारे लास्ट कोर्स था, उसमें एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जी ये साथ PCL 4 के थे, उन्होंने कहा जी पंजाब में उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आप इतनी लेबर और इतना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में देंगे। उन्होंने थंब रूल बता रहे थे इस तरह। तो मैं इस सिनेरियोज में क्या करना चाहिए जब एक थंब रूल हो सिंपल, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं हो रही हो कि भाई स्टील की कॉस्ट वाकई कॉन्ट्रैक्ट की 15% बन रही है कि नहीं बन रही है, वो नहीं बन रही है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि 15% आप स्टील पे देंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे हम फिर? नहीं, आप 15% स्टील पे देंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है, तो फिर तमाम ग्रेड्स पे आप 15% की एस्केलेशन दे दें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट क्या कह रही है। अगर आपने प्राइस एस्केलेशन को मार्केट के साथ लिंक किया है, देन यू नीड टू सी कि ग्रेड 40 की प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है, ग्रेड 60 की प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है, उसके हिसाब से आप एस्केलेशन देंगे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के हिसाब से होगा, हाउ यू हैव डिफाइंड योर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जनाब, जब आप प्राइस एडजस्टमेंट देते हैं तो कोई एक चीज़ को आप बेस लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्टील के केस में ग्रेड 40 हाफ इंच डाया स्टील को आप बेस लेते हैं। लेबर के केस में आप अनस्किल्ड लेबर को आप बेस लेते हैं, यानी अनस्किल्ड लेबर की जो आपने वेजेस देनी है 2000 रुपीज़ पर डे, तो उसका आपने टाइम्स डिवाइड किया हुआ होता है कि स्किल्ड लेबर इसका ट्वाइस लेगा या 2.5 टाइम लेगा, सेमी स्किल्ड इसका 1.5 टाइम लेगा। तो ये जिन जगहों पे आपने प्राइस एडजस्टमेंट देनी है तो फिर वो आप बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन करें कि ये बेस है और इस बेस के ऊपर जो बाकी चीज़ें हैं वो इस तरह से डिसाइड होंगी कि अनस्किल्ड का इतना है और स्किल्ड का 1.5 है और सेमी स्किल्ड का और स्किल्ड का 2 टाइम्स है। ये आप को उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। सर कुछ इदारों में तो ये चीज़ इस तरह डिफाइन नहीं होती, वो सीधा लिख लेते हैं कि स्टील, जैसे NHA सजाद साहब बता सकते हैं कि 5 कैटेगरीज दी होती है, स्टील, सीमेंट, लेबर, बिचुमेन, तो उसमें सिर्फ स्टील लिखा जाता है। अब ये नहीं लिखा जाता कि ग्रेड 60 ग्रेड 40। और BOQ में फिर आइटम मेंशन होते हैं कि भाई पाइलिंग का स्टील अलग है, पियर का स्टील अलग है, मतलब ग्रेड 40 अलग है, ग्रेड 60 अलग है। अगर आप प्राइस एस्केलेशन कैसे देंगे आप? सर यही तो सवाल है सर, कि वो सवाल का कैसे जवाब जो PEC दे रहा है वो ये दे रहा है कि अगर आपने मेंशन नहीं किया अलग अलग स्टील टाइप, तो फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग स्टील टाइप, आप एक बेस स्टील डिफाइन करेंगे कि स्टील 40 इज द ग्रेड 40 स्टील इज द बेस स्टील। उसके बाद फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट ग्रेड के कितने स्टील यूज हो रहे हैं और उसके बाद उनका आप एक कंपोजिट वेटेज निकालेंगे और वेटेज निकाल कर उसके ऊपर आप रेट अप्लाई करेंगे। आप इस तरह कर लें। फिर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्रीमेंट कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आप एग्रीमेंट को इस तरह से खुला छोड़ देते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में पहले से स्पेसिफाई कर दें कि जनाब ग्रेड 40 का जो स्टील है वो बेस स्टील है, उसके अंदर जो एस्केलेशन होगी उसके मुताबिक हम बाकी को भी एस्केलेशन देंगे। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि जनाब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 डिफरेंट तरह के ग्रेड के स्टील यूज़ कर रहे हैं और तमाम ग्रेड के स्टील जो है वो बेसिकली
उनके रेट जितने भी होंगे मार्केट में, जो प्राइस एस्केलेशन होगी उसके हिसाब से एस्केलेशन देंगे, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी प्रैक्टिस क्या है। सर पर ये जॉब तो फिर जो टेंडर बनाता है उसी का होगा, कॉन्ट्रैक्टर का तो नहीं हो ऑफ सकता। कोर्स, देखिए जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर टेंडर बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और इसके दौरान इस प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको किसी सब्जेक्ट में टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के ऊपर भी आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिए जाएंगे, या दिए जा चुके हैं मेरे ख्याल में, कि किस तरीके से आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। आई डोंट नो अभी वो हो चुका है या नहीं हुआ है। हो गया है टेंडर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके कोर्स का, हो गया है? सर हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैनेजमेंट सर। कर चुके हैं। वो पीईसी के उसका डॉक्यूमेंट का सिर्फ रिव्यू हुआ था, उसमें पीईसी वो का किसने पढ़ाया था? रिजवान फारूकी साहब ने। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो यार ये मेरा कंप्यूटर इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है, वो खुद ब खुद ओपन हो रहा है, खुद आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, कभी कोई चीज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ आ रही है। ये कंप्यूटर कुछ मेरा कल से प्रॉब्लम कर रहा है। सर हमें तो स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। इसी वजह से नहीं हो रही है ना, कि मैं कर्सर को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए ये खुद ही ओपन हो गया। खैर आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त मेरे स्क्रीन पे ये हो रहा है कि खुद ब खुद चीज़ें खुल रही हैं और बंद हो रही हैं, और कल से ये भी प्रॉब्लम चल रहा है। सर पावर बटन सर दबा माउस के निकाल बंद दें। कर दें एक बार। सर सर आप कोई माउस है, कोई माउस ऐसी यूज कर की रहे है हैं जो तो माउस फंस का गई यूज है, करें। जो की है सर ऐसी है। पावर नहीं यार, बटन कोई दबा चीज़ के, नहीं फंस। सर पावर बटन दबा के इसे बंद कर दें, फिर रिस्टार्ट करके दोबारा खोल दें, हो जाएगा ठीक। पावर बटन ही नहीं बंद हो रहा है, ये पता है आपको? सर उसको थोड़ी देर के नहीं लिए सर, होल्ड सर उसको करना पड़ेगा, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें सर। होल्ड करना पड़ेगा फिर। चले होपफुली। इसको कंप्यूटर की जबान में सर फोर्स शटडाउन कहते हैं, जैसा फोर्स नहीं होता है, ये फोर्स शटडाउन है। अच्छा, ओके, गुड। यार अभी मैंने शट डाउन करके ओपन किया है, बट स्टिल कर्सर जो है नॉट डूइंग वेरी वेल। रवि भाई ने भेजा साइन करवाने के लिए। अयूब ने भेजा है ना? पेन किसका है? हाँ? अच्छा, ये बेस डेट प्राइस से आप वाकिफ हैं कि बेस डेट प्राइस जो होता है, जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड से 28 दिन पहले की जो प्राइस होती है वो बेस डेट प्राइस कहलाता है, या बेस डेट इंडेक्स कहलाता है? करंट डेट प्राइस जो आज की डेट है उससे 28 दिन पहले की जो प्राइस होती है वो करंट डेट प्राइस कहलाती है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ प्राइसेस क्या होंगी? आप सोर्सेज ऑफ प्राइसेस के लिए आपका जो एक मेजर सोर्स है वो है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से नहीं करते हैं तो जो रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो आप वहाँ का प्राइस रेफरेंस प्राइस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
जैसे ऑयल एंड गैस के केस में ओगरा हो गया, इलेक्ट्रिक पावर के केस में नेपरा हो गया, वो स्टैंडर्ड प्राइस है, वो आप एज ए बेस यूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस स्लाइड्स में आप जरा प्लीज जाएं जरा प्रीवियस स्लाइड। जी, जो बेस डेट की बात हो रही है ना, 28 डेज प्रायर टू द लेटेस्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स, हमारे पास अगर सिंगल स्टेज 2 ही वाला बिड होता है जिसमें मतलब दोनों बिड्स एक साइड ही सबमिट होते हैं, फाइनेंशियल भी और टेक्निकल भी, तो उसमें टेक्निकली जब क्वालिफाइड हो जाते हैं उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाती है जो क्वालिफाइड कंट्रैक्टर्स होते हैं। तो जी, वो इस सूरत पेपरा का हाल जो में सिस्टम है उसके जी मुताबिक जी ऐसा ही है। जी जी, इस सूरत में मतलब 28 डेज प्रायर इसी दोनों बिड्स के 28 डेज प्रायर लिया जाएगा या उस इसमें क्या होगा? देखिए फाइनेंशियल को आपसे काउंट बात होगा। जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये बड़ा क्लियर है। जिस डेट को बिड सबमिट हुआ है उस डेट से 28 दिन पहले जो प्राइस थी वो बेस प्राइस ली जाएगी। अब आप बिड कभी भी खोलें तो वो काउंट उस दिन से होगा जिस दिन मतलब दोनों ही इंक्लूड बिड है, सबमिट बिड हुआ है। बिड दोनों एक ही होगी या इस फाइनेंशियल की ओपनिंग की बात नहीं? आप बाद में जब भी खोलें वो डेट वही मानी जाएगी जिस दिन सबमिट किया है। अब जब भी डिसीजन लें बिड उसी दिन की मानी जाएगी जिस दिन आपने सबमिशन कराई है। तब टेक्निकल फाइनेंशियल दोनों ओके, की देखिए फाइनेंशियली की बात हो रही है, टेक्निकल की तो कोई बात ही नहीं है। टेक्निकल तो आप अप्रूव करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल की। तो फाइनेंशियल्स जो भी जमा कराए गए हैं वो सबमिशन अब बिड के डेट से काउंट होना शुरू है, उसके 28 दिन पहले से वाली प्राइस से काउंट होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह मैं डिफाइन कर दूंगा इनकी सपोर्ट के लिए कि हम बिड वैलिडिटी मांगते हैं या बिड गारंटी मांगते हैं ना उनसे, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड की 90 दिन की होती है, 180 दिन की होती है, तो वो उसी पीरियड में हम उनको अवार्ड कर देते हैं, वही जो है टेंडर को क्लोज कर देते हैं, अवार्ड कर देते हैं। तो फिर सही है, जब कॉन्ट्रैक्टर वैलिडिटी देता है कि भाई ये 90 डेज तक ये मेरे रेट्स वैलिड हैं, तो ये पीरियड वो वैलिड रेट वाला काउंट होगा। तो इसलिए डेट ऑफ सबमिशन से 90 डेज के अंदर आपने सारा फैसला कर दिया तो वो उसी वैलिड पीरियड में आ जाता है, इसलिए हम उस सबमिशन से 28 दिन पीछे जाते हैं। ये आप प्रैक्टिस करते हैं आई नो, और ये कि आप वैलिडिटी 90 डेज की 180 डेज की मांग लेते हैं, लेकिन पीईसी ये कह रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करना चाहे तो क्लेम कर सकता है पीईसी के रूल के मुताबिक। तो इसलिए आप इस रूल को ज़रा समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि आप वैलिडिटी ज़रूर 90 डेज की मांगते हैं, एंड पीईसी ये कह रहा है कि बिड सबमिशन के 28 डेज पहले की जो प्राइस होगी उस प्राइस को लिया जाएगा एज बेस प्राइस। वो मैं वही बात कह रहा हूँ, मुझे इमरान साहब कह रहे थे ना कि भाई हमने टेक्निकल पहले खोली, फाइनेंशियल बाद में कर ली, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो 90 डेज का जो पीरियड है वो वैसा ही उन्होंने वैलिड कर दिया अपनी बिड गारंटी से, बिड वैलिडिटी पीरियड जो उसने दे दिया कि भाई नहीं, ये बात नहीं है, वो बिड सबमिशन डेट से माना जाएगा जो पीईसी कह रहा है। आपने वैलिडिटी जो 90 डेज की बढ़ा दी है, तो 90 डेज के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करेगा तो वो 30 डेज में अगर प्राइस एस्केलेशन हुई है तो उसको क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंग टू आप दिस सही पीईसी। कह रहे हैं, मैं बेस रेट की बात ही नहीं कर रहा था, मैं उनको वो चीज क्लियर करना चाह रहा था कि मैंने फाइनेंशियल बाद में भी खोली तभी वो डेट ऑफ सबमिशन से ही काउंट होगी। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ओके जनाब, अब आ जाइए कि जो बिल्ड अमाउंट ऑफ द वर्क है वो अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है, एक्चुअली तो उसको मंथली सबमिट करना चाहिए, मंथली नहीं सब्जेक्ट सबमिट किया है, उसने 2 मंथ का सबमिट कर दिया है या 45 डेज के सबमिट कर दिया है, तो उसको आप सेग्रीगेट करेंगे, 30 डेज का अलग करेंगे, बाकी 15 डेज का अलग करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर 28 डेज प्रायर का लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, जो बेस डेट प्राइस और करंट प्राइस है वो एज पर प्रोसीजर होगा, उसकी बात हो चुकी है। सोर्स ऑफ प्राइस की भी बात हो चुकी है कि वो भी एज पर प्रोसीजर होगा। सोर्स ऑफ प्राइस से मुराद ये है कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है आपका, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो भी हो सकता है, ओगरा भी हो सकता है, नेपरा भी हो सकता है। फार्मूला जो प्राइस एडजस्टमेंट का पीसी ने एनेक्चर में दिया है वो फार्मूला अप्लाई होगा। ओके,
तो ये पीईसी के कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसका मैंने डॉक्यूमेंट भी आपको पूरा दे दिया, हो सकता है आप में से कुछ के पास हो, कुछ के पास ना हो। ये बिल्कुल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है जो मैं खाली जून में आया है, तो इसलिए इसको ज़रा एक नज़र आप देख लीजिएगा। और उसके एनेक्स्चर में उन्होंने फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, वेरिएंस के फार्मूलाज कि शेड्यूल वेरिएंस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कॉस्ट कैलकुलेशन का फार्मूला वो कैसे अप्लाई होगा। वो सिंपल फार्मूलाज हैं, इंजीनियर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जनाब, कंस्ट्रक्शन क्लेम प्रिपरेशन। आप में से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अदर साइड ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं कि आपके पास कंस्ट्रक्शन का क्लेम आता है, लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन का क्लेम बनाते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्लेम सबसे ज़्यादा जो वो आता है वो प्रोजेक्ट्स में आता है। अब प्रोजेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा जो क्लेम आता है वो कंस्ट्रक्शन का आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट होता है, मैकेनिकल का भी पार्ट होता है। मैकेनिकल को भी फर्दर डिवाइड कर दें तो HVAC, प्लम्बिंग, मशीनरी सब पार्ट्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लेम्स आते हैं वो कंस्ट्रक्शन के क्लेम्स आते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में वेरिएबिलिटी बहुत है और फिर कंस्ट्रक्शन के काम में रिस्क भी बहुत है। अचानक स्टील की प्राइस बढ़ जाती है, अचानक सीमेंट की प्राइस डाउन हो जाती है, अचानक लेबर रेट हाई हो जाता है, अचानक कोरोना आ जाता है, लेबर अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे रिस्क जो हैं कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है। कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो कि इम्पोर्टेड आइटम के ऊपर होता है, और इम्पोर्टेड आइटम के इम्पोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल रिस्क के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ही बंद कर दी थी, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिस्क असेसमेंट इटसेल्फ एक सब्जेक्ट बन चुका है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो इसीलिए आप उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो करते ही करते हैं, साथ में रिस्क असेसमेंट भी करते हैं। जब रिस्क बढ़ जाएगा तो क्लेम भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपको रिस्क को अच्छी तरीके से समझना चाहिए टेंडर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के बाद। और ग्लोबल मार्केट के अंदर चूंकि इस वक्त तमाम कंपनीज बहुत टाइट रोप पे चल रही हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत थिन हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा भी कॉस्ट एस्केलेशन या वेरिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि उनके मार्जिन्स अच्छे होते थे, तो जो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती थी उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते थे। अब चूँकि एब्जॉर्ब करने का उनका पोटेंशियल नहीं है, इसलिए वो क्लेम्स जो भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट उनको रूम देता है वो उसको क्लेम कर लेते हैं। और जब क्लेम्स आते हैं तो उसमें डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है। डिस्प्यूट इसलिए क्रिएट होता है कि दोनों पार्टी एक्सट्रीम पोजीशंस ले सकती हैं। हम डिस्प्यूट में ये बात कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपके पास डिस्प्यूट हो जाता है तो इटसेल्फ ये एक्सपेंसिव बन जाता है और टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाता है। तो अगर आपने क्लेम प्रिपेयर करना है तो एक वेल प्रिपेयर्ड क्लेम जो है वो आपको अपने क्लेम को अचीव करने में, ऑब्टेन करने में इट विल बी हेल्पफुल। और वो फिर आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन में जाने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं इफ़ द क्लेम इज़ वेल प्रिपेयर्ड। और अगर वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता है तो वो टू एंड फ्रो मूव होता है, यानी आपको क्लाइंट ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर देता है, आप उसको फिर ठीक करते हैं, तो इसमें दोनों का टाइम ज़ाया होता है, प्रोजेक्ट सफ़र करता है। तो इसलिए जितने भी क्लेम्स प्रेजेंट किए जाते हैं उसको प्रोफेशनल मैनर में सफिशिएंट डिटेल और एविडेंस के साथ जब आप करेंगे, कैलकुलेशन के साथ करेंगे, कॉजेज़ बताएंगे, तो फिर आपके लिए क्लेम को पर एग्रीमेंट में पहुंचना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू आपने डायरेक्टली क्लेम इंटर कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। और क्लेम प्रिपरेशन में हमारे कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत वीक होते हैं, क्योंकि उनको वो प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती है, वो उनको उस तरह से चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता। और सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो करस्पॉन्डेंस की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में ज़ाहिर है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉब्लम में होते हैं, इसलिए उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एरिया हो जाता है कि वो क्लेम को सही तरीके से सबमिट कर सकते हैं। क्लेम को जो बेस लाइन होते हैं वो पहली चीज़ ये होती है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है फिक्स प्राइस या लम सम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब लम सम कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आप अपना फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस करते हैं कि जनाब एक दफ़ा हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी 5 करोड़ रुपए पे है,
तो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को 4.5 करोड़ रुपए में दे दिया, एस्केलेशन के साथ ये 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो हमारे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक है, हमारी फिजिबिलिटी के मुताबिक है। तो आप अपना रिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए लंप सम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ये लंप सम कॉन्ट्रैक्ट देने में प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जब क्लेम आता है तो फिर चीज़ों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें किस चीज़ का रेट क्या है, और वो जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए इसलिए रिस्क हो जाता है कि अगर कहीं पे भी स्कोप आए में वेरिएंस आ जाए, शेड्यूल में आ जाए या कंडीशन में वेरिएंस आ जाए तो कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये एक्चुअली लंप सम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए आपसे तो अट्रैक्टिव लगते हैं कि भाई एक ही पेमेंट करनी है और आप उसको परसेंटेज ऑफ शेड्यूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं कि जनाब इतना शेड्यूल कंप्लीट होगा, वी विल पे यू दिस मच अमाउंट। कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी कन्वीनियंट होता है कि मैं इतना काम कर लूँगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, उसको अपनी कॉस्ट का पता होता है। तो एज लॉन्ग एज स्कोप कंट्रोल में है, कॉस्ट कंट्रोल में है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आपको पता है किसी भी प्रोजेक्ट का ना स्कोप फिक्स रहता है ना कॉस्ट फिक्स रहती है। तो एज ए रिजल्ट सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है वो लंप सम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है। अच्छा, जब काम चेंज होता है तो वो जब काम चेंज होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं, और जाहिर है ये कोई भी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं बियर करेगा बल्कि उस कॉस्ट को ट्रांसफ़र करेगा एम्प्लॉयर के ऊपर, और उसके लिए एडिशनल कंपनसेशन चार्ज करेगा, और उसके पीछे वो जाहिर है कि सारी लॉजिक देगा कि वाई आई एम चार्जिंग दिस एडिशनल कंपनसेशन। अच्छा, तो बहुत सारे डिलेज की वजह से आप एक तो कंपनसेशन चार्ज करता है कॉन्ट्रैक्टर, बेस लाइन की डेविएशन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्टर एस्केलेशन चार्ज करता है। अब बेस लाइन की डेविएशन किस तरह से होती है? स्कोप डेविएट कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स डेविएट कर जाए, प्राइस डेविएट कर जाए मार्केट में, वर्किंग कंडीशंस डेविएट कर जाए, तो ऐसी सूरत में आपको जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्टर ये प्ली लेता है कि मैंने तो इन कंडीशंस की बेसिस पे, इस स्कोप की बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के इन टर्म्स की बेसिस पे, मार्केट के इन प्राइसेस की बेसिस पे आपको लंप सम कोट किया था। अब चूंकि ये चीज़ें चेंज हो गई हैं इसलिए मेरी प्राइस भी चेंज हो गई, तो वो फिर आपको क्लेम देता है। अच्छा, क्लेम के लिए प्रोफेशनल वे तो यही है जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये है प्रोफेशनल तरीका कंस्ट्रक्शन क्लेम को प्रिपेयर करने का, कि सबसे पहले तो आप जो है वो एग्जेक्टिव समरी लगाएं, क्योंकि आपका क्लेम अगर ज़्यादा अमाउंट का है तो ये टॉप लेवल तक जाएगा, एंड टॉप लेवल के लोग जो है सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी पढ़ते हैं, एंड इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंट तो वो सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स तक जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मच टाइम। फिर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं इसके अंदर लिखी हैं, तो एक नज़र टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेसिकली आप एक लॉजिक लिखते हैं कि जनाब व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग दिस क्लेम एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज क्लेम्स। तो वो आपको एक लॉजिकल लाइन ऑफ रीजनिंग की वजह से आप रीडर को कन्विंस करते हैं कि आपका क्लेम क्यों जस्टिफाइड है। फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क बताते हैं, जनाब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये स्कोप डिफाइन किया गया था, ये प्राइस डिफाइन किया गया था, ये शेड्यूल डिफाइन किया गया था, और ये टाइम पीरियड डिफाइन किया गया था, और उस वक्त वर्किंग कंडीशंस ये थी। अब ये कंडीशंस चेंज होकर के इस तरह से हो गई हैं और उसकी वजह से मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट आया है, और उस इम्पैक्ट का फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से तो मैं यूँ इंटाइटल्ड हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से आपको मुझे ये पे करना चाहिए, और लीगली भी मैं इस वजह से इंटाइटल्ड हूँ। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से भी बताते हैं कि मेरी इंटाइटलमेंट ये है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और लीगली भी बताते हैं कि आपकी इंटाइटलमेंट ये है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग केस डेवलप होता है। और फिर जब केस डेवलप हो जाता है तो फॉर्मली यू स्टेट कि व्हाट इज़ योर क्लेम, कि कितना आपको लेबर में चाहिए, कितना आपको कॉस्ट एस्केलेशन में चाहिए, कितना आपको स्कोप क्रीप में चाहिए, और स्कोप इतना क्रीप हुआ है उसको आप अपेंडिक्स में एविडेंसेस से जस्टिफाई करते हैं, और फिर आप अपना क्लेम का टोटल करते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो इस तरह का बनाया हुआ क्लेम होता है ये एक प्रोफेशनल क्लेम होता है।
अच्छा, क्लेम के टेम्पलेट्स भी होते हैं, फिडिक के भी टेम्पलेट्स हैं क्लेम के, डिफरेंट चीज़ों में आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। आपके भी कॉन्ट्रैक्टर्स आपको क्लेम करते होंगे। आई डोंट नो गवर्नमेंट में किस तरह के फॉर्मेट्स में क्लेम किया जाता है, दैट आई डोंट नो। तो कोई आप लोग मुझे आइडिया दें कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जो क्लेम करते हैं वो किस तरह से आपसे क्लेम करते हैं। हेलो, हेलो, जी सर, आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं आपकी बात। आप लोग मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ बिल्कुल। रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी अमीर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आ रही है आवाज? जी जी सर, क्लियर है आवाज सर। जी अमीर साहब, अमित कुमार साहब, आप दोबारा बोले। मैंने वो सर मैं ये कह रहा था, आपकी आवाज क्लियर आ रही है हमें। जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, हम सुन रहे हैं। जी अमीर साहब, अमित साहब कह रहे हैं कि आपकी आवाज हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। अच्छा गुड। कंटिन्यू तो करें। गवर्नमेंट में जब कॉन्ट्रैक्टर्स आपको क्लेम सबमिट करते हैं तो क्या आप उन्हें कोई फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, कैसे क्लेम करते हैं वो? गवर्नमेंट में सर ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई अच्छा, फॉर्मेट आप प्रोवाइड तो नहीं किया। बता चुके हैं मुझे कि बलूचिस्तान में क्लेम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन और कोई साहब ऐड करना चाहेंगे जो डीएचए वगैरह में काम कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे क्लेम करें? क्लेम आता होगा ना या नहीं आता है? आखिर प्राइस एस्केलेशन और ये सब के जो क्लॉजेज आप रखते हैं तो किस दिन के लिए रखते हैं? कोई क्लेम आएगा ना आपके पास या नहीं आएगा? या वो जो बिल जमा करते हैं उस बिल के अंदर वो ऑलरेडी एस्केलेटेड प्राइस इंक्लूड होता है, आप उस बिल को अप्रूव कर देते हैं, यू कंसीडर दैट बिल एज ए क्लेम। सर ये कोई प्री फॉर्मेट इस तरह से नहीं है कोई चीज फैब्रिकेटेड, पर ये कि वो क्लेम सबमिट करवाते हैं, वही नोटिस एज पर द फिडिक वो नोटिस सबमिट कराएंगे, उसके बाद फिर अपनी क्लेम जमा कराएंगे, फिर द इंजीनियर जो है वो उसको डिटरमिन करेगा, उसको वो करेगा, अच्छा, वेरीफाई करेगा और फिर वो सबमिट करा देगा क्लाइंट को। तो इस तरह राइट। की प्री डिफाइंड तरह से। ओके, लेकिन जैसे ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लाइक पाकिस्तान में नेस्पाक है, वो अगर कोई इंटरनेशनल बिड करता है और इंटरनेशनल बिड पे काम करता है और वहाँ पे वो कोई क्लेम सबमिट करेंगे तो वो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इसमें दे दिया है कि आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे क्लेम। सर अभी एक बाइंदर ने M1 प्रोजेक्ट के ऊपर पेशावर इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो उसने क्लेम दिया, वो एक्सिट के थ्रू उसने सबमिट करवाया है, उस तरह से प्री फॉर्मेट किसके थ्रू? किसके थ्रू? सॉरी, सर किसके एक्सिट है थ्रू ना, सबमिट? इंटरनेशनल क्लेम मुझे एक्सिट के नाम से है। अच्छा, बाइंदर तो कंपनी उन्होंने टर्किश कंपनी है, एक्सिट के थ्रू अच्छा अच्छा इंटरनेशनल अच्छा, वो क्लेम जो काम ही क्लेम आता के है। को। अच्छा अच्छा, हाँ, राइट, अगर कंपनीज ठीक है। नहीं करती, एजेंसी नहीं करती, तो फिर वो थ्रू इंटरनेशनल के जरिए ना, बायलैटरल जो हमारे होता है उसके थ्रू कंपनीज राइट, रजिस्टर्ड होती है, कंट्रीज रजिस्टर्ड होता है एक्सिट जी जी जी, अब जब क्लेम ज़्यादा बड़ा होता है, अच्छा, तो देन यू टेक अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह सर फिर हम अगली क्लास फ्राइडे को करेंगे तो उसमें हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे। जी, आपके पास कोई ऐसा स्पेसिमेन हो जो आपके पास कोई छोटा बड़ा या ऐसा कोई क्लेम हो, जस्ट फॉर रेफरेंस या रीडिंग, या कोई इस पैटर्न के हवाले से कोई चीज हो आपके पास तो हमसे शेयर कर दें। जी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। जी बिल्कुल सलमान साहब, आई विल डू दैट। जी गुलाम दस्तगीर साहब, जी प्लीज गुलाम सर साहब अभी हमने फिनिश कर लिया आज का लेक्चर। जी जी, आज का लेक्चर यहीं तक है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी अब नेक्स्ट आप वीक में लोगों सर को आप फ्राइडे होंगे को या रखा। फिर? अच्छा, नेक्स्ट 2 लेक्चर आपके ही हैं सर? जी जी, पहले इनिशियल प्लान के मुताबिक मैं नहीं था,
एक्सक्यूज मी सर, आप अपना माइक ऑन करें सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, इनिशियल प्लान के मुताबिक मेरे 2 वीक्स थे, और 2 वीक्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो फ्राइडे को अचानक उन्होंने मुझसे, अभी भी आवाज नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आवाज नहीं, अभी भी नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है, अभी आवाज आ रही है सर। हेलो, आपकी। अच्छा, तो उसमें 2 वीक्स मैंने पढ़ा दिया था। तो फ्राइडे को उन्होंने मुझे अचानक कांटेक्ट किया कि जनाब नहीं, आप ही ने पढ़ाना है। तो दैट्स वाई फ्राइडे को तो मैं नहीं पढ़ा सका। तो आज की क्लास मैंने ले ली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से रेगुलर हम चलेंगे, हम टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अच्छे तरीके से करेंगे। और आप लोगों का मिड टर्म भी है, तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नेक्स्ट वीक के लिए रेडी नहीं है तो उससे नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म ले सकते हैं। सर उससे और नेक्स्ट वीक करते हैं, योर अगले मिड हफ्ते टर्म विल मैच बी है ऑन सर। सैटरडे। सैटरडे क्वेश्चन कुछ आपका, कर सकते हैं इस टाइम? जी, आपका मिड टर्म होगा सैटरडे को, इस सैटरडे को नहीं, उससे अगले सैटरडे को 7 बजे, ठीक है? जी जी पूछें जी, प्लीज़ गो अहेड, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलमान साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम नॉन एडजस्टेबल आइटम लेते हैं, हमारे पास बेसिकली 5 आइटम्स होते हैं। अगर इन सब की वेटेज जो है वो 75 से ज़्यादा आ जाए तो हम उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, यानी कि किसको कम करेंगे हम इन 5 आइटम्स में से? बिलफर्ज उसकी 75 हमें लेनी है और उसकी 80% टोटल सबकी वेटेज आ रही है, सबकी अलग अलग सेपरेट निकाली तो उनमें किस तरह से एडजस्ट करेंगे फिर हम? पीसी क्या कहता है इसके मुताबिक, इसके लिए? पीसी ये कहता है कि 75%, ये रहा पीसी का, ये रहा, स्पेसिफिक आइटम का वेटेज लेंगे हम। और आप स्पेसिफिक आइटम की बात कर रहे हैं ना, या फिक्स जी पोर्शन की बात? सर स्पेसिफिक आइटम की बात कर रहा हूँ जो 75% होता है। स्पेसिफिक आइटम में पीएससी ने ये कहा कि जिस चीज़ की वेटेज 3% से कम है उसको तो आप ड्रॉप कर दीजिए, उसके ऊपर आप प्राइस एडजस्टमेंट नहीं दे रहे। जिनकी वेटेज 3% से ज़्यादा है उनको फिर आप मार्केट रेट के हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, अब आपका, और फिर उसके अंदर अगर कंपोजिट आइटम्स हैं, जैसे कि ग्रेड 40 का भी स्टील है, ग्रेड 60 का भी स्टील है, तो आप कोई बेस लाइन ले सकते हैं, और बेस लाइन को आप कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करेंगे। आपका बेस लाइन हो सकता है ग्रेड 40 का स्टील। अगर आप ग्रेड 40 का स्टील बेस लाइन है और उसमें आप 10% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो ग्रेड 60 में भी 10% का इंक्रीमेंट देंगे। और दूसरा तरीका आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि आप एक कंपोजिट फार्मूला बना सकते हैं, इतना ग्रेड 40 है, इतना ग्रेड 60 है, इसका वेटेड एवरेज इतना है, इसका वेटेज एवरेज इतना है, तो ओवरऑल जो स्टील के ऊपर आपको एस्केलेशन मिलेगा वो इतना मिलेगा। आप वेटेज एवरेज, मेरा ये पूछना ये ये था कि स्पेसिफाइड आइटम पे पीसी की गाइडलाइन है। सर मेरे 5 आइटम्स हैं, उनका मेरा वेटेज निकल कर आ रहा है 78%, 5 आइटम का। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई। सर मेरे 5 आइटम्स का वेटेज निकल कर आ रहा है 78%, और मुझे पे करना है 75%, उसको एडजस्ट करना है। तो मैं किस आइटम को रिड्यूस करूंगा? कोई पीएससी इसके मुताबिक कुछ कहता है, या उसको 78 ही दूंगा मैं, 25 को फिक्स नहीं करूंगा मैं? उसके लिए पीएससी ये कहता है कि फिक्स पोर्शन शैल बी 25%, and in case the fixed portion exceeds 25%, it shall be supported by calculation attached with the bidding document। तो वो 75% से ज़्यादा, वो 25% से ज़्यादा अगर आपका फिक्स पोर्शन है तो उसके ऊपर वो पेमेंट को मना नहीं कर रहा, ठीक है? वो ये कह रहा है कि फिक्स पोर्शन शैल बी 25%, वो रिकमेंड कर रहा है कि फिक्स पोर्शन 25% होना चाहिए, और अगर फिक्स पोर्शन 25% से ज़्यादा है तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय द कैलकुलेशन।
तो फिर तो वो फिक्स पोर्शन के 25% से ज़्यादा होने को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर कम तो हो 22% आ रहा हो मेरा फिक्स पोर्शन और वो मेरा तो कोई मसला एडजस्टेबल नहीं है, पोर्शन 78% आ रहा है, वो कोई वो हो एडजस्ट नहीं। सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, लेकिन थैंक यू। पीईसी के रूल के मुताबिक 25% से ज़्यादा भी फिक्स पोर्शन हो सकता है। ओके सर, सर थैंक यू। 75% की आइटम ये पढ़ लें, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसमें आइटम 2.9 में उसने डिटेल में बताया है कि अगर आपकी 75% से वैल्यू एक्सीड करती है तो आपने एचएसटी और लेबर रेट को एक्सक्लूड करते, छोड़ी जो वैल्यू वाले हैं उसको एक्सक्लूड कर देंगे आप। तो आप अपनी वैल्यू जी, 75% सही पे बात है। रखेंगे, लेकिन जो हायर वैल्यू की वैल्यूज हैं लोएस्ट वैल्यू उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। 2.2 आइटम में डिटेल में लिखा हुआ है, अगर पढ़ लें तो पता लग जाए। वो जो एडजस्टेबल कॉस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। जी सर, जी सर। जिनकी वेटेजेस लोएस्ट है उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे ताकि फिर आप परसेंटेज को मेंटेन कर सकें। लेकिन एचईसी सर मेरा आपको क्वेश्चन था 25% से ज़्यादा को हैंडल करने का प्रोसीजर बता दिया है एचईसी ने, ये पीसी ने। जी 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 सर, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? जी प्लीज़। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, अब इसलिए हम क्लेम्स का कुछ इनिशियल पार्ट पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर उसको किस एक्सटेंड में हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नोटिस से क्लेम स्टार्ट होता है, और एक फिडिक के अंदर पहली आइटम ही नोटिस का टाइमलाइन बताती है कि आपको विद इन 28 डेज नोटिस सर्व करना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर विद इन जी 28 जी डेज नोटिस सर्व ना करे किसी भी वजह से, तो क्या उसकी एंटाइटलमेंट खत्म होती है क्लेम की? मुझे फिडिक का लॉ नहीं पता, ये फिडिक मैंने बहुत अरसे पहले पढ़ा था। लेकिन मुझे जनरल लॉ पता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आपका कोई क्लेम बनता है तो दिस क्लेम इज़ नॉट फॉर एवर, कि आप 5 साल बाद जाके और कहेंगे मेरा ये क्लेम है आप दे दीजिए। तो हमेशा क्लेम को एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में आपने क्लेम करना होता है, और अगर वो रीजनेबल टाइम पीरियड गुजर जाए तो कोर्ट भी फिर उसको एंटरटेन नहीं करता। अब रीजनेबल टाइम पीरियड बाज़ केसेस में 3 साल है, बाज़ केसेस में 5 साल है, और जैसे मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल केसेस में अगर आप क्लेम 3 साल के बाद करते हैं, आम तौर पे कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि ये कहलाता है टाइम बार्ड हो गया ये। तो यू कैन और नॉट अगर सर स्लीप वो ऑन योर राइट्स। ओके ठीक है सर, अगर कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 28 डेज की बाइंडिंग लगा रहा है, मसला ये है कि मैं सिर्फ फिडिक एज ए लगा रहा है। इंजीनियर मैं उसकी इंटाइटलमेंट खत्म कर रहा हूँ सिर्फ इस बिना पे कि उसने 28 डेज के अंदर मुझे नोटिस सर्व नहीं किया, चाहे उसका केस जितना भी स्ट्रांग था, कितनी भी उसके पास सपोर्टिंग एविडेंस थे, मैं सिर्फ इस बात पे उसको कर रहा हूँ रिजेक्ट नोटिस को। आपने तो ये मुझे पिछले महीने नोटिस नहीं दिया, अब आपने मुझे नोटिस दिया तो मैं आपको एंटरटेन नहीं करूँ। क्या ये सही इंजीनियरिंग है किसी भी एक सफरिंग को एंटरटेन करना? नहीं, मैं इसको सही नहीं समझता। यहाँ पे एज ए मैनेजर आपको डिसीजन लेना चाहिए, और उसको आप फिडिक के रूल से एक्सेप्शन दे सकते हैं तो दे दीजिए। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं उसको एक्सेप्शन दे दूंगा, इसलिए कि अगर उसका क्लेम ज़्यादा है और सिर्फ इस वजह से आप उसको मना कर रहे हैं कि जनाब 28 डेज गुजर चुके हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर बेचारे को तो फिडिक का पता भी नहीं है, तो ये सर उसके उसने साथ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादती है। साइन किया हुआ है सर, लेकिन अगर वो दूसरी अंग्रेजी में साइड में कॉन्ट्रैक्ट सोचूं है, वो मैं तो बेचारे को पढ़ना ही कॉन्ट्रैक्टर की नहीं आता। सफरिंग तो ठीक है, अलग मैटर है, लेकिन जब हम इतने हार्डकोर कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर बनते हैं तो हम कहते हैं जी मेरी क्लॉज तो ये कहती है, मेरा पहला स्टेप ही फॉलो नहीं हुआ, प्रोसीजर का क्लेम का नोटिस ऑफ क्लेम का ही वायलेट हो, तो मैं इसको अगले स्टेप पे जाऊं क्यों? लोग तो इतना हार्ड स्टांस लेते हैं, तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं एज ए मैनेजर इतना हार्ड स्टांस बहुत कम लिया है लाइफ में मैंने। मैं हमेशा देखता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से एक तो इस आदमी को अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, ये दूसरे इसको फिडिक का नहीं पता, तीसरे वो ये समझता है कि 28 दिन के बजाय अगर मैं 35 दिन के बाद भी क्लेम दाखिल कर दूंगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो आप अगर इस बहुत रिजिड किस्म का लॉ को अप्लाई करना चाहें तो ये तो आपकी मर्ज़ी है, वरना कोर्ट में भी कोई केस जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में कोर्ट लीनियंट व्यू भी लेते हैं। कोर्ट में जज जो है वो लीनियंट व्यू भी लेते हैं, बाज़ मामलात में स्ट्रिक्ट व्यू भी ले लेते हैं।
तो ये तो आपकी एज ए मैनेजर आपके डिसीजन पावर के ऊपर है और डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है। अगर फिटिक ने ये लिखा है कि इफ एंड ओनली इफ इट इज सबमिटेड विद इन 28 डेज, तब तो उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आप फिटिक के तहत काम करते हैं तो जनाब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जनाब आप कॉन्ट्रैक्ट को एंटरटेन नहीं करें। लेकिन अगर उसने लिए लिखा है मेरा भी कि सर द कॉन्ट्रैक्टर में सबमिट विद इन 28 डेज, आफ्टर दैट इट विल नॉट बी लीगली बाइंडिंग, तो यहाँ पे उसने रूम दिया है मैनेजर को। ठीक है सर असल में चीज ये है कि सिर्फ आपने सर नोटिस देना, फिर क्लेम इम्पोर्टेंट वो भले बात 2 ये थी महीने कि बाद सर जमा कराए मैं या 4 महीने बाद जमा कराए, नहीं नोटिस उमेश उसने कुमार टाइम पे देना। गुलाम दस्तगीर साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो फिटिक के लॉ की बात कर रहे हैं। जी जी सर, मैं फिटिक की बात कर रहा हूँ। 53.1 क्लॉज जो कहती है 1987 की, वो यही कहती है कि आपने नोटिस देना है 28 दिन के अंदर अंदर। अगर 28 दिन के बाद देते तो वो नोटिस पहले वैलिड नहीं। दूसरी चीज, वो वैलिड नोटिस नहीं दे है के फिर क्लेम, जी नोटिस वो दे दे, नोटिस के बाद क्लेम भले 2 महीने बाद जमा कराए या 6 महीने बाद जमा कराए, वो तो उसका कोई ठीक इशू है, नहीं। लेकिन गुलाम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि वो 28 दिन में उसने नोटिस ही नहीं दिया। सर ये बात सही है, वो बात सच्ची है, नोटिस देना है। तो अगर फिटिक का लॉ इतना सख्त है और फिटिक का लॉ एप्लीकेबल है तो एंजॉय करें। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है तो और कॉन्ट्रैक्टर का क्लेम जेन्युइन है तो उसके लिए कोई रूम निकालना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सर लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, ये वाली चीज कोर्ट में 2-3 पॉइंट्स मैंने देखे हैं। एक जगह मैं केस स्टडी भी पढ़ रहा हूँ। जो कोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर की जो सफरिंग है उसको एंटरटेन करती है, वो उस टाइमलाइन को एंटरटेन नहीं करती। वो कहती है कि अगर किसको कॉन्ट्रैक्टर एंटरटेन करती सफर है? हुआ है किसी भी वजह से सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर के इम्पैक्ट को या किसी चीज ने उसकी प्रोग्रेस की और वो एक 28 दिन की बजाय 35 दिन में एक उसने नोटिस सर्व किया, लेकिन वो लेट हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ वो हम उसको एंटरटेन इसलिए नहीं कर रहे कि उसने टाइम को फॉलो नहीं किया। तो कोर्ट कहता है नहीं भाई, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके इस इवेंट की वजह से जो कि हुआ वो सफर किया, उसकी प्रोग्रेस सफर की। आप उसका इतना इंपॉर्टेंट क्लेम सिर्फ एक 28 की केस की वजह से रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? आप उसकी वेट देखो, उसकी स्टेटमेंट देखो, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखो। नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट 28 डेज की बाइंडिंग लगा रहा है, लेकिन क्या उसका क्लेम वैलिड है या नहीं, ये मैटर करता है। तो मैं तो ये केस स्टडीज देख रहा हूँ, तो इसलिए अरे मेरे ख्याल देखे ना, आपने देखा ना कोर्ट ने लीनियंट व्यू लिया कि जेन्युइन केस है, इससे इस वजह से उसको पेनलाइज नहीं किया जा सकता, तो उसे नोटिस देने में थोड़ी ताखीर से काम लिया, तो इसलिए उसका क्लेम कोर्ट तो अपहेल्ड करेगा। फिटिक को कोर्ट सेटिसाइड भी कर सकता है। तो इसलिए बजाय इसके कि वो कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में जाके अपने क्लेम को वैलिडेट कराए, आप लीनियंट व्यू ले लीजिए एज ए मैनेजर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिटिक को बाइबल की हैसियत हासिल नहीं है तो। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एक चीज, मैं जी जो जी यूज कर रहा हूँ वो 2006 है, हार्मोनाइज्ड एडिशन है एमडीबी। उसमें वो 28 दिन तो कहता है, लेकिन वो आगे कहता है और एज प्रैक्टिसेबल as soon as practicable aware, as soon as contractor become aware। तो वो मतलब उसको थोड़ा सा ओपन कर देता है, 28 दिन की बाइंडिंग, लेकिन वो कर देता है। और फिर नॉर्मली हम इसको प्रैक्टिस इस तरह करते हैं कि भाई उसने काम पूरा कर दिया है, उसके 28 दिन के अंदर अंदर अगर उसने दे दिया तो ठीक है, लेकिन काम कंप्लीट हो चुका है 100%, उसके बाद भी वो 3 साल के बाद उसको जागा है तो वो क्लेम नहीं, फिर वो काम पूरे करने के 28 दिन के अंदर अंदर। वो लॉ भी यही कहता है कि भाई आप अपने राइट पे, यू कैन नॉट स्लीप ऑन योर राइट, जो लीगल वर्ड्स है। लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो गया, तो आप एक लीनियंट व्यू ले सकते हैं। ये एज ए मैनेजर योर डिसीजन है, ठीक है, राइट। ओके, दाऊद साहब आप क्या कहना है चाहते हैं? Assalamu alaikum, sir. I have 2 questions, sir. One is about one is about escalation charges and other is about contingency charges. जिस तरह प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस हैं 2.62 रिक्वायरमेंट्स फॉर सबमिशन ऑफ PC1 इन प्लानिंग कमीशन, वो ये कहता है कि escalation charges maximum up to 6.5% per annum of the base cost will be allowed based on justification from second year of the project। तो इसके आप काइंडली इसको थोड़ा सा तशरीह करवा दें। ये आपके एक दोस्त ने अभी शेयर भी किया था, आपके किसी दोस्त ने वो शेयर भी किया है
कि प्लानिंग कमीशन ये दे रहा है, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा ये गाइडलाइंस है, ये लॉ नहीं है। यस सर। लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो दिया है वो लॉ है, तो आप पाकिस्तान और इंजीनियरिंग अच्छा काउंसिल के लॉ को फॉलो करें। मींस अगर कोई स्कीम है ये 1 ही साल का और उसमें एस्केलेशन चार्जेस आती हैं और 6.5% से ज्यादा आती हैं जो बेस कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, तो उसमें कोई आप इशू दे नहीं होगा? सकते हैं, आप दे सकते हैं। आप लिख दीजिए कि पीजी गाइडलाइन कहती है कि भाई एस्केलेशन दिया जा सकता है, तो इसलिए मैं पीजी के गाइडलाइन के मुताबिक दे सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। पीसी की जो दूसरी गाइडलाइन थी उसमें 6 मंथ्स का जो मिनिमम ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, उसके लिए उन लोगों ने अलाउ किया हुआ है। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कंटीजेंसी चार्जेस। अब इसको सिविल इंजीनियरिंग में डिफाइन इस तरह किया जाता है कि एक्सपेंडिचर दैट में और मे नॉट अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, अनप्रेडिक्टेड एक्सपेंडिचर है, और अगर उसको यूटिलाइज करना है तो सिविल वर्क्स में यूटिलाइज होगा। सेकेंडली ये है कि अगर उसको वेरिएशन ऑर्डर के थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा उस काम के अगेंस्ट जो कि अनप्रेडिक्टेड है। बलूचिस्तान में होता ये है कि सर हमारी 206 अरब की पीएसडीपी है, उसमें से 1% कंटीजेंसी हम अलाउ करते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स, तो वो 2 अरब रुपए बनते हैं। और कुछ भी नहीं डिपार्टमेंट है, के जो जी सर। कुछ भी नहीं है, 2 अरब तो कंटिजेंसी भाई। सर उसमें ये होता है कि वो सिविल वर्क के अगेंस्ट यूज नहीं होता, वो नॉन डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज है, पीओएल हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल हो गया। अब उस हेड के अगेंस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनको पैसे दे रहा है और वो कंटीजेंसीज को यूटिलाइज कर रहा है एज अ नॉन डेवलपमेंट। तो हम लोगों का दावा ये है कि जो 2 अरब रुपए है, या फिर फॉर एग्जांपल हम 1% मिनिमम देते हैं, 1 to 3% चार्जेस वो क्लेम करते हैं, तो मिनिमम 2 अरब बनता है। हम उनके ये कहते हैं कि जो अनप्रिडिक्टेड काम है वो वेरिएशन ऑर्डर के थ्रू सेक्रेटरी, जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है, वो अप्रूवल देगा और उसको यूटिलाइज किया जाएगा अगेंस्ट दी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और ये पैसे कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम नॉन डेवलपमेंट को इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम इसको मतलब किस तरह जब देखिए, हम आप अभी 2 चीज़ों की इशू बात कर रहे हैं, एक आप बात कर रहे हैं वेरिएशन की और एक बात कर रहे हैं कंटिजेंसी की। इन दोनों में फ़र्क है। आपके यहाँ वेरिएशन और कंटिजेंसी को अलग अलग डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है? सर एज सच जो वेरिएशन है वो तो ऑलरेडी जो पीसी के डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेंशन है, और कंटिजेंसी हमने वेरिएशन तो वैसे जो ये है कि मिसाल के तौर पे प्राइस बढ़ जाए वो भी एक वेरिएशन है, स्कोप बढ़ जाए वो भी एक वेरिएशन है, और कंटिजेंसी ये है कि कोरोना आ गया, ये कंटिजेंसी है, सैलाब आ गया, ये कंटिजेंसी है। इसकी वजह से वर्किंग कंडीशन चेंज हो गई, जी बिल्कुल तो सर। इसके अगेंस्ट जितने भी क्लेम्स होंगे वो कंटिजेंसी क्लेम्स कहलाएंगे। लेकिन आप अलाउ ही नहीं कर रहे कंटिजेंसी क्लेम, और जो आप अलाउ कर रहे हैं 1%, वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही इनसफिशिएंट है। तो अगर वो सिविल वर्क के गवर्नमेंट का अगेंस्ट, है, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। ठीक है सर। ओके सर, मैं इसको वेरिएंस में और कंटिजेंसी में फर्क है। सर ठीक है, पहले तो आप इस कंटीजेंसी फर्क यूज में क्लियर कहाँ हो होंगी जाए। सर? प्रोजेक्ट में कंटीजेंसी यूज कहाँ होती है? अगेंस्ट सिविल वर्क और मिसाल के अगेंस्ट तौर नॉन पे आपका डेवलपमेंट? प्रोजेक्ट नॉर्मल चल रहा है, अचानक कोरोना आ गया और गवर्नमेंट ने रेगुलेशन दे दी कि प्रोजेक्ट के 50% वर्कर एक दिन काम करेंगे, 50% वर्कर दूसरे दिन काम करेंगे, और ये गवर्नमेंट ने कहा भी था। अब तो कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट बदल गई इस कंटीजेंसी की वजह से, शेड्यूल भी बदल गया, शेड्यूल भी आगे चला गया। उसकी वजह से तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नुकसान होगा। उसको आप 1% कंटीजेंसी में कैसे कवर कर सकते हैं? सैलाब आ गया, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर का बहुत सारा वो जो प्रोजेक्ट में काम किया था वो ख़राब हो गया। अब इस कंटीजेंसी को तो आपको सब्सटेंशियली सही करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों सर में इसीलिए आप इस तरह की कंटीजेंसी के लिए इंश्योरेंस करते हैं। अब ये नहीं पता कि गवर्नमेंट की प्रैक्टिस में इंश्योरेंस शामिल है या नहीं शामिल है। आप सर लोग हमारा इंश्योर मेन करते क्लेम हैं? ये है सर, मेन क्लेम ये है कि उसको यूज किया चाहे अगर 1% है, 2-3% है, या मोर देन 3% है, उसको यूटिलाइज किया जाए अगेंस्ट सिविल वर्क्स या जो प्रोजेक्ट के, मतलब एक्सचेंज साहब खुद अपने जो नॉन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट ना यूज हो। बेशक वो प्रोजेक्ट में यूज हो और उसका जो भी प्रोसीजर हो वो नॉन डेवलपमेंट में यूज ना हो, कि उसका फ्यूल नहीं है या उसका रिपेयर
गाड़ी का चाहिए, या उसने TADA क्लेम करना है, या उसने ऑफिस का ठीक रिपेयर, है, किस तो तरह आप की? चाहते हैं कि आपका फोकस डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रहे, इसलिए आपने रूल बनाया हुआ है। ठीक है भाई, ये रूल है आपका। ठीक है। गुलाम दस्तगीर साहब, आप कैसे करते हैं कंटिजेंसी को हैंडल? आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मेरा सर? नहीं, मैं गुलाम दस्तगीर साहब से पूछ रहा हूँ। सर हम तो अपने 25% के अंदर ही इसको इंक्लूड कर लेते हैं, जो भी हमारी अच्छा। वैल्यूज होती हैं। तो नॉरोलेस ये अभी गोल, क्योंकि ये दाऊद साहब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल लेवल पे चले जाते हैं। हमारे तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में वो चीजें यूज कर लेते हैं उसको, तो इस तरह कवरेज होती है। असल में कवरेज की बात है। अगर वो कॉन्टीजेंसी को कवरेज अच्छा स्टार्टिंग में दे दे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह 0.3 to 0.5 के दरमियान हम उसको कंटीजेंसी को लेके चलते हैं, तो वो अच्छी कवरेज होती है। कॉन्ट्रैक्टर ने पहले क्या होता है कि मैं अपनी कॉन्टीजेंसी को यहाँ तक लेके जाऊंगा मैक्सिमम, तो उसी को कवर कर लेता है वो। तो ये मतलब सर हमने क्योंकि डिफाइन नहीं की होती चीजें, तब जाके प्रॉब्लम आता है। मैं तो इसको यही अंडरस्टैंड करता हूँ। सर हमारे यहाँ है ऑर्गेनाइजेशन के कि लिए काम करते हैं गुलाम दस्तगीर साहब? सर मैं वापडा के साथ हूँ, दियामिर बादशाह डैम पे। अच्छा, दियामिर बादशाह डैम, गुड। जी दाऊद साहब। सर मेरा ये है कि 2 हेड के अगेंस्ट पैसे जा रहे हैं नॉन डेवलपमेंट में। उसको फ्यूल भी मिल रहा है, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी मिल रही है, इसको जो है ना TADA भी मिल रहा है, और दूसरे अब वो PC1 से भी निकाल के यूज कर रहा है। मेरा इशू जो ये यहाँ ये है कि वो जो अमाउंट कंटीजेंसी के मद में रखी हुई है वो इस हेड के अगेंस्ट नहीं है, जिसको वो लोग भी मतलब मान तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे सर दोबारा से। प्रैक्टिस बेहतर वही ये फॉलो है हो कि रही है। आप गवर्नमेंट में कॉन्टीजेंसी को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दें कि ये चीज़ कॉन्टीजेंसी में आती है, और नॉन डेवलपमेंट तो क्लियर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल, ये सब नॉन डेवलपमेंट है। ये तो कोई स्टेशनरी भी ले रहा है तो वो भी नॉन डेवलपमेंट फंड है। तो आप कॉन्टीजेंसी को प्रॉपर डिफाइन कर दें, तो मेरा ख्याल है सर आपके मेंबर मसले से हल हो जाएंगे। मेंबर और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर काइंडली इसकी जो लीगल डेफिनेशन है कहीं मिल जाए तो काइंडली ग्रुप में शेयर कर नहीं दें, नहीं, कंटिजेंसी क्योंकि के लीगल डेफिनेशन तो मैं भी आपको दे दूंगा। पॉइंट ये है कि अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करती है कंटिजेंसी को, ठीक है, और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में कंटिजेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम कंटिजेंसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? इंशाल्लाह तो सर। आज के थैंक यू लिए सर। इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।